You are watching Fair Notebook Channel. Clarity in every page. नमस्कार, चैनल की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। आज की हमारी वीडियो का विषय है कक्षा छठी विज्ञान का अध्याय 9 दैनिक जीवन में पृथक्करण की विधियाँ। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें अलग करते हैं, जैसे चावल दालों से पत्थर निकालना, चाय छानना, दही जमाते समय पानी अलग करना, आटे के लिए गेहूं साफ़ करना। इन्हें अलग करने के लिए हम अलग अलग तरीके अपनाते हैं। इन्हीं तरीकों को पृथक्करण विधियां कहते हैं। इस अध्याय में हम यही सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय। पाठ पुस्तक में बताया गया है कि मल्ली और उसकी बहन वल्ली अपनी गर्मी की छुट्टियों को लेकर उत्साहित हैं। उनके माता पिता ने भारत के विभिन्न भागों में रह रहे अपने मित्रों और रिश्तेदारों से मिलने की योजना बनाई है। वे सदैव अपने प्रियजनों के संपर्क में रहते हैं और इस बार उन्होंने पूरे भारत की यात्रा करने का निर्णय लिया है। उनका पहला पड़ाव हरियाणा है, जहां मल्ली और वल्ली की नानी जी का घर है। उनका घर बड़े बड़े खेतों से घिरा हुआ है, जहां विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। वे आंगन में जमा विभिन्न प्रकार के अनाजों की ढेरियां देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। उनकी मामी जी और मामा जी समुदाय के अन्य सदस्यों के साथ अपने हाथों से चावल और गेहूं जैसे अनाजों से छोटे कंकड़ और तूड़ी अलग करने में व्यस्त हैं। मल्ली और वल्ली यह जानने के लिए बेहद उत्सुक हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। उनकी नानी जी उनकी जिज्ञासा देखकर प्यार से समझाती हैं कि हम इन कंकड़ों को इसलिए निकाल रहे हैं ताकि यह अनाज पकाने योग्य हो जाए और साफ सुथरा हो जाए। हस्तचयन विधि। किसी ठोस मिश्रण में से हाथ द्वारा छोटे कंकड़ या फिर तूड़ी अलग करने की प्रक्रिया हस्तचयन कहलाती है। यह कणों के आकार, रंग और आकृति के अंतर के आधार पर किया जाता है। यदि पृथक किए जाने वाले कण कम मात्रा में हों और सहजता से उठाए जा सकते हों तो हाथ से छांटना एक सुविधाजनक विधि सिद्ध हो सकती है। वे घर के आसपास के क्षेत्रों में घूमते हैं और खेतों और मवेशियों को देखते हैं, जो ग्रामीण जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उन्हें व्यस्त रखने के लिए नानी जी उन्हें आंखें बंद करके अनाज से छोटे छोटे कंकड़ चुनने की चुनौती देती हैं। दोपहर के खाने में मल्ली और वल्ली को गर्मा गर्म पुलाव परोसा जाता है। पुलाव खाते समय नानी जी देखती हैं कि मल्ली पुलाव में से साबुत काली मिर्च निकालकर प्लेट के किनारे रख रहा है। वल्ली मजाक में कहती है कि यही हाथ से चयन करने की विधि है। नानी जी उन्हें काली मिर्च के लाभ बताती हैं और मल्ली भी इसे खाने के लिए प्रोत्साहित करती है। थ्रेशिंग और ओसाई की प्रक्रिया। कुछ समय बाद उनके मामा जी उन्हें खेतों में ले जाते हैं, जहां वे काटे गए गेहूं के पूलों के गट्ठर का अवलोकन करते हैं। कुछ पूलों को धूप में सुखाने के लिए फैलाया गया है और दोनों बच्चे एक एक पूला उठाते हैं। उनमें लगे अनगिनत दाने देखकर वे आश्चर्यचकित होते हैं। कुछ किसान पूलों को एक बड़े लकड़ी के लट्ठे से पीट रहे हैं। जिज्ञासावश वल्ली मामा जी से पूछती हैं कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं और इसका उद्देश्य क्या है। मामा जी समझाते हैं कि वे दाने पृथक करने के लिए पूलों को पीट रहे हैं। पूलों से दाने अलग करने की यह प्रक्रिया थ्रेशिंग कहलाती है। किसान कड़ी मेहनत करते हुए अपने काम का आनंद लेते हैं। समय समय पर अपने काम के साथ लय में वे लोकगीत भी गाते हैं। अनाज के अलग किए गए दाने तूड़ी की ढेरियों में मिल जाते हैं। अगले दिन उनके नाना जी उन्हें यह प्रक्रिया दिखाने के लिए खेतों में ले जाते हैं, जहां ओसाई की विधि का प्रदर्शन हो रहा होता है। अहमदाबाद की यात्रा और चालन विधि। अगले दिन मल्ली और वल्ली अपने पिताजी के मित्र
घनश्याम भाई से मिलने के लिए अहमदाबाद के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। वल्ली की मामी जी से यात्रा के लिए मीठी पूरी बनाने का अनुरोध करती हैं। वल्ली गेहूं का आटा गूंदने में सहायता करती है। मामी जी बताती हैं कि आटे से कोई भी व्यंजन तैयार करने के लिए पहले हमें आटे में विद्यमान चोकर निकालना होता है। वल्ली पूछती हैं हम इसे कैसे करते हैं, तो मामी जी बताती हैं कि हम इसके लिए चालनी या छालनी का प्रयोग करते हैं। चालन से आटे के बारीक कण चालनी के छिद्रों से निकल जाते हैं। बड़े कण जैसे चोकर और छोटे कंकर चालनी में रह जाते हैं। जब दो या दो से अधिक ठोसों के मिश्रण के अवयवों के कणों के आकार भिन्न होते हैं तब चालन की विधि का उपयोग किया जाता है। मल्ली पूछता है कि नमक कहाँ से प्राप्त होता है। घनश्याम भाई उत्तर देते हैं कि समुद्र जल से नमक प्राप्त होता है। समुद्री जल पानी में घुले विभिन्न लवणों एवं अन्य पदार्थों का मिश्रण होता है। वाष्पीकरण द्वारा पृथक्करण। नमक प्राप्त करने के लिए समुद्र का जल उथले खड्डों में डाला जाता है जहाँ यह धूप और हवा के संपर्क में आता है। कुछ दिनों में जल पूरी तरह वाष्पित हो जाता है और ठोस नमक शेष रह जाता है। फिर लवण के इस मिश्रण को शोधित कर साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। समग्र स्वास्थ्य और चिकित्सा की पारंपरिक भारतीय प्रणाली आयुर्वेद में उपचार के लिए जड़ी बूटियों या पौधों के भागों का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। प्राय इन सामग्रियों को छाया में सुखाते हैं जिससे अतिरिक्त जल का वाष्पीकरण हो जाता है। इस प्रक्रिया में अतिरिक्त जल का वाष्पीकरण होता है जिससे औषधि का महत्वपूर्ण भाग बचा रहता है। अब समय आ गया है कि मल्ली और वल्ली दक्षिण भारत के पुडुचेरी में रहने वाले अपने दादाजी और दादी जी से मिलने जाएं। वे अपने पुराने पड़ोसी मित्र बालन से मिलने के लिए उत्साहित हैं। पुडुचेरी पहुंचने के बाद वे पुराने समय की बातें याद करते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब शाम हो गई। अवसादन और निस्तारण। दादाजी चाय बनाते समय कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देते हैं। बालन पूछता है कि चाय बनाने के बाद आप चाय की पत्तियों को कैसे अलग करते हैं। दादाजी बताते हैं कि यदि हमारे पास चालनी नहीं है तो भी हम अधिकांश चाय की पत्तियों को अलग कर सकते हैं। वल्ली उत्सुकता से पूछती है कि वह कैसे संभव है। दादाजी समझाते हैं कि चाय वाले बर्तन को कुछ समय के लिए स्थिर छोड़ दें, फिर चाय को धीरे धीरे कप में डालें तो चाय की पत्तियां नीचे रह जाएंगी। ठोस और द्रव के मिश्रण में भारी अवयव नीचे बैठ जाता है। इस प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। जब बर्तन को तिरछा कर जल को हटाया जाता है तो यह प्रक्रिया निस्तारण कहलाती है। दादाजी बताते हैं कि फिर भी मेरे मुंह में चाय की कुछ पत्तियां आ सकती हैं क्योंकि निस्तारण की प्रक्रिया से पूरी तरह चाय पत्तियां चाय से अलग नहीं होती। बालन समझ जाता है कि इसको अलग करने के लिए यह उपयुक्त विधि नहीं है। मल्ली ताक से चाय की चालनी उठाता है और अपने दादाजी को देता है। दादाजी चाय को चालनी से छानते हैं और सारी चाय की पत्तियां चालनी में रह जाती हैं। चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने की इस प्रक्रिया को धन कहते हैं। बालन मल्ली से पूछता है कि क्या वह मटमैले जल के निस्पंदन के लिए चाय की चालनी का उपयोग कर सकता है। दादाजी सुझाव देते हैं कि मटमैले जल को कपड़े के एक टुकड़े से छानने का प्रयास करना चाहिए और अंतर देखना चाहिए। दादाजी समझाते हैं कपड़े के टुकड़े की बुनाई में धागों के बीच छोटे छोटे रंध्र या छिद्र होते हैं। कपड़ों के इन छिद्रों का उपयोग छानने के लिए किया जा सकता है और प्राचीन काल में भी लोगों ने इस पद्धति को अपनाया था। यदि जल एक बार छानने के बाद भी गंदा है तो अशुद्धियां फिल्टर पत्थर का उपयोग करके अलग की जा सकती हैं। मल्ली और वल्ली अपने दादाजी और उसके मित्र ओटुकम के साथ पास की नदी में नौका विहार के लिए जाते हैं। भोपाल में मथना की प्रक्रिया।
मल्ली और वल्ली अपने दादा दादी जी का आशीर्वाद लेते हैं और बालन को शुभकामनाएं देकर मध्य प्रदेश के नगर भोपाल की यात्रा करते हैं। रेलगाड़ी जब भोपाल पहुंचती है उस समय तीव्र धूप के कारण गर्मी बहुत बढ़ रही थी। वे मौसी के घर की ओर जाते समय एक ढाबे में छाछ पीते हैं। मल्ली ढाबे की दीवार पर लटकी बड़ी पेंटिंग के बारे में दुकानदार से पूछता है। दुकानदार बताता है कि चित्तर में घरों में एक बड़ी मथनी से दही मथकर मक्खन प्राप्त करने की प्रक्रिया को दर्शाया गया है। इस प्रक्रिया को मथना कहते हैं। इस प्रक्रिया में हल्का होने के कारण मक्खन ऊपर तैरता है जबकि छाछ नीचे रह जाती है। मौसी के घर पर उनका प्रवास बेहद आनंदमय रहा और वे घर लौटने पर अपनी सभी यादें अपने मित्रों के साथ साझा करने के लिए उत्सुक हैं। अब उनका अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव मेघालय की राजधानी शिलांग पहुंचने का समय आ गया। शिलांग की यात्रा उनके लिए बेहद रोमांचकारी और शिक्षाप्रद साबित होने वाली है। चुंबकीय पृथक्करण। शिलांग में अपनी बुआ के घर पहुंचते ही वे एक बढ़ई को लकड़ी का द्वार बनाते देखते हैं। काम करते समय उससे अचानक कुछ लोहे की कीलें लकड़ी के बुरादे में गिर जाती हैं। बढ़ई हाथ से लोहे की कीलों को निकालने लगता है लेकिन बच्चे बढ़ई से रुकने को कहते हैं। वे अपनी बुआ से एक चुंबक लेते हैं और बढ़ई को कहते हैं कि इस चुंबक को लकड़ी के बुरादे पर घुमाइए। सारी कीलें चुंबक से आकर्षित होकर उस पर चिपक जाती हैं और समस्या आसानी से हल हो जाती है। वे पदार्थ जो चुंबक के प्रति आकर्षित होते हैं उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। लोहा चुंबकीय पदार्थ का एक सामान्य उदाहरण है। चुंबक का उपयोग करके चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों को पृथक करने को चुंबकीय पृथक्करण कहा जाता है। आजकल पुनर्चक्रणकर्ता अपशिष्ट के ढेर से लोहे की वस्तुओं को अलग करने के लिए विद्युत चुंबक का उपयोग करते हैं। कई उद्योगों में अपशिष्ट में प्राय अनुपयोगी लोहे की कतरनें होती हैं जिन्हें क्रेन में लगे चुंबक का उपयोग करके अलग किया जाता है। यात्रा का समापन। मल्ली और वल्ली की छुट्टियां बेहद आनंदमयी और शिक्षाप्रद रही। उनकी यह मनोरंजक यात्रा उनकी स्मृतियों में हमेशा के लिए स्थायी रूप से रहेगी। उन्होंने न केवल भारत के विभिन्न क्षेत्रों को जानने का आनंद लिया बल्कि पदार्थों को पृथक करने की विभिन्न विधियों का व्यावहारिक ज्ञान भी प्राप्त किया। उन्होंने हस्तचयन, थ्रेशिंग, ओसाई, चालन, वाष्पीकरण, अवसादन, निस्तारण, निस्पंदन, मथना और चुंबकीय पृथक्करण जैसी महत्वपूर्ण विधियों को सीखा। यह यात्रा उनके लिए केवल मनोरंजन नहीं बल्कि एक अद्भुत शैक्षिक अनुभव भी रही। तो इस पाठ का सार अंश इस प्रकार है कि हस्तचयन यानी हाथ से चुनने प्रक्रिया का उपयोग मिश्रण में से ठोस पदार्थों को उनके आमाप, रंग और आकृति के आधार पर पृथक करने के लिए किया जाता है। वह प्रक्रिया जिसमें अनाज के फूलों को पीटकर उनसे अनाज अलग किया जाता है थ्रेशिंग कहलाती है। बहती हवा या पवन का उपयोग करके हल्की तूड़ी को भारी अनाज से अलग करने की विधि ओसाई कहलाती है। एक चालनी का उपयोग करके कणों के आकार में भिन्नताओं के आधार पर मिश्रण से ठोस पदार्थों को पृथक करने की प्रक्रिया छानना कहलाती है। वाष्पीकरण या वाष्पन वह प्रक्रिया है जिससे एक द्रव अपने वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इसका उपयोग एक द्रव में घुले ठोस को पृथक करने के लिए किया जाता है। किसी द्रव के तल पर भारी अघुलनशील अवयव के जमा हो जाने की प्रक्रिया अवसादन कहलाती है। जब बर्तन को तिरछा कर द्रव को निकाल दिया जाता है तो इस प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। फिल्ट्रेशन का उपयोग अघुलनशील ठोस अवयव को द्रव से अलग करने के लिए किया जाता है। मथनी का उपयोग दही से मक्खन निकालने के लिए किया जाता है। चुंबक का उपयोग करके चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों का पृथक्करण करने की प्रक्रिया चुंबकीय पृथक्करण कहलाती है। दैनिक जीवन में पृथक्करण की विधियाँ।
पाठ में दिए गए कुछ क्रियाकलाप और उनके उत्तर इस प्रकार से हैं। क्रियाकलाप 9.1 मुट्ठी भर भुनी हुई मूंगफली के दाने लें और उन्हें अपनी हथेलियों से रगड़ें। क्या होता है? क्या मूंगफली के दानों से छिलके पृथक करना संभव है? आप इसमें फूंक मारें। आप क्या देखते हैं? हटाए गए मूंगफली के छिलके और मूंगफली के दानों में से कौन सा भाग उड़ जाता है? तो इसका उत्तर है, जब हम भुनी हुई मूंगफली के दानों को हथेलियों से रगड़ते हैं तो मूंगफली के ऊपर का लाल भूरे रंग का छिलका अलग हो जाता है। दाने और छिलके अलग अलग हो जाते हैं और छिलका हल्का होने के कारण फूंक मारने पर उड़ जाता है और दाने हमारे हाथ में रह जाते हैं। क्या मूंगफली के दानों से छिलके पृथक करना संभव है? इसका उत्तर है हाँ, मूंगफली के दानों से छिलके पृथक करना संभव है। यह हस्त चयन विधि द्वारा किया जा सकता है। हम हाथ से छिलकों को चुनकर अलग करते हैं या फूंक मारकर हल्के छिलकों को उड़ा सकते हैं, क्योंकि छिलके दानों की तुलना में हल्के होते हैं। प्रश्न, फूंक मारने पर आप क्या देखते हैं? तो इसका उत्तर है, जब हम मूंगफली के दानों और छिलकों के मिश्रण को फूंक मारते हैं तो हल्के छिलके उड़कर दूर चले जाते हैं, जबकि भारी मूंगफली के दाने अपनी जगह पर रहते हैं। यह ओसाई की प्रक्रिया के समान है, जिसमें हवा की सहायता से हल्के और भारी पदार्थों को अलग किया जाता है। इसके बाद क्रियाकलाप है कि साबरमती आश्रम किस लिए प्रसिद्ध है? दांडी यात्रा का पोस्टर बनाएं और चर्चा करें कि इस यात्रा का आयोजन क्यों किया गया। तो साबरमती आश्रम गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। यह महात्मा गांधी का निवास स्थान था और दांडी का प्रारंभिक स्थल भी है। यहाँ से गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया और सत्य, अहिंसा और स्वदेशी के सिद्धांतों का प्रचार किया। तो दांडी यात्रा का आयोजन क्यों किया गया? 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक 385 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। अंग्रेजों ने नमक पर कर लगाया था और भारतीयों को नमक बनाने से मनाही थी। इस अन्यायपूर्ण नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाया। यह यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी और अहिंसक प्रतिरोध का प्रतीक बन गई। क्रियाकलाप 9.6 निम्नलिखित वाक्यांशों को कागज की छोटी पर्चियों पर लिखें। जैसे दालों से छोटे कंकर निकालना, दही मथकर मक्खन प्राप्त करना, तरबूज से बीज निकालना, रेत से कंकड़ अलग करना, नमक के विलयन से नमक पृथक करना। तो 2 टोकरियां लें, इनमें से प्रत्येक उन 2 प्रयोजनों में से एक को प्रदर्शित करती है जिसके लिए हम पदार्थों का पृथक्करण करते हैं। 2 दल बनाएं और देखें कौन सा दल अधिकतम सही प्रविष्टियां प्रस्तुत कर सकता है। तो जानी कि इन चीज़ों को हमने अलग करना है और एक टोकरी में अनुपयोगी अवयव को हटाना और दूसरे में 2 भिन्न भिन्न लेकिन उपयोगी अवयवों को पृथक करना उस टोकरी में रखना है। तो हम इस क्रियाकलाप को जब हम करते हैं तो टोकरी 1 में किसी एक अनुपयोगी अवयव को हटाना, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? इसमें दालों से कंकड़ पृथक करना, पके हुए दलिए या पोहे से हरी मिर्च निकालना, तरबूज से बीज निकालना, निर्माण सामग्री के मिश्र ढेर से लकड़ी के बुरादे और लोहे की कीलों को अलग करना, माला बनाने के लिए विभिन्न फूलों के ढेर से गेंदे के फूल चुनना। यहाँ पर अन्य जो फूल हैं वो अनुपयोगी माने जाएंगे क्योंकि हमने सिर्फ गेंदे के फूलों से माला बनानी है। रेत से कंकड़ पृथक करना, चावल के आटे में से नारियल के टुकड़े अलग करना। तो टोकरी 2 में 2 भिन्न भिन्न लेकिन उपयोगी अवयव को पृथक करना, उनमें चीज़ें आएंगी दही मथकर मक्खन प्राप्त करना और पानी से तेल को अलग करना, नमक के विलयन से नमक पृथक करना। पाठ के अंत में दिए गए प्रश्न और उनके उत्तर इस प्रकार से हैं। पृथक्करण विधि के रूप में हस्त चयन का क्या प्रयोजन है? निस्यंदन, छंटाई, वाष्पन या निस्तारण। तो इसके लिए दूसरा उत्तर सही है, छंटाई। निम्नलिखित में किन पदार्थों का पृथक्करण मथना विधि से किया जा सकता है? तो तीसरा ऑप्शन
मक्खन से दही निकालना, इसके लिए मथना का उपयोग किया जाता है। निस्यंदन के लिए यानी फिल्ट्रेशन के लिए कौन सा कारक प्राय अनिवार्य होता है? उपकरण का, वायु की स्थिति, छिद्रों का आकार या फिर मिश्रण का तापमान। तो इसमें जो तीसरी ऑप्शन है वो ज़्यादा सटीक है, छिद्रों का आकार इसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद कारण देते हुए निम्नलिखित कथनों के आगे सही या फिर गलत का निशान लगाएं। नमक के विलयन को सूर्य के प्रकाश में धूप में रखकर नमक को पृथक किया जा सकता है, यह वाक्य सत्य है। जब एक अवयव कम मात्रा में हो तभी हस्तचयन का उपयोग होता है, यह गलत वाक्य है। जो है इसमें कई बार ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिनका हम हस्तचयन से एक दूसरे से जो है उनको अलग नहीं कर सकते। मुरमुरे और चावल के दानों के मिश्रण को थ्रेशिंग विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं, यह भी गलत है। सरसों के तेल और नींबू के पानी के मिश्रण को निस्तारण विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं, यह स्टेटमेंट ठीक है। छानने की विधि का उपयोग चावल के आटे और पानी को पृथक करने में होता है, तो यह वाक्य भी ठीक है। इसके बाद स्तंभ 1 में दिए गए मिश्रण को स्तंभ 2 के उपयुक्त पृथक्करण विधि से मिलान करें। बेसन और काले चने का मिश्रण, तो इसको हम जो है छानना विधि से अलग कर सकते हैं। चाक पाउडर और पानी का मिश्रण, इसको हम निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन द्वारा अलग कर सकते हैं। भुट्टे और आलू का मिश्रण, इसको हस्तचयन द्वारा अलग किया जा सकता है। लोहे के चूरे और वरादे के मिश्रण को हम चुंबकीय पृथक्करण से अलग कर सकते हैं। तेल और पानी के मिश्रण को हम निस्तारण विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। प्रश्न, किस परिस्थिति में आप ठोस और द्रव के मिश्रण को निस्यंदन के स्थान पर निस्तारण विधि का उपयोग करेंगे? तो इसका उत्तर है जब मिश्रण में ठोस कण भारी होने के कारण तल पर बैठ जाते हैं और ऊपर का द्रव स्पष्ट हो जाता है, तब निस्तारण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ऊपर का साफ द्रव सावधानी से अलग कर लिया जाता है। यदि ठोस कण बहुत छोटे और निलंबित रह रहे हों तो निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन ज़्यादा ठीक रहता है। जैसे उदाहरण देख लें, रेत और पानी का मिश्रण, रेत भारी होने के कारण जल्दी नीचे बैठ जाएगी, उसमें पानी को आसानी से निस्तारित किया जा सकता है। और फिल्ट्रेशन का उपयोग आमतौर पर तब ज़्यादा जरूरी है जब ठोस कण बहुत बारीक हों, जैसे चाक पाउडर, और यह द्रव में बने रहते हैं या तली में बहुत धीरे धीरे बैठते हैं, तब फिल्ट्रेशन ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। प्रश्न, नासिका में बालों की उपस्थिति को आप किस पृथक्करण प्रक्रिया से जोड़कर देखते हैं? इसका उत्तर है नाक में बालों की उपस्थिति हम निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन या छानने की प्रक्रिया से जोड़कर देखते हैं। जिस प्रकार एक फिल्टर जैसे कि छलनी या फिल्टर पेपर अवांछित कणों को रोक लेता है, उसी प्रकार हमारी नाक के बाल एक प्राकृतिक फिल्टर का काम करते हैं। वे हवा में मौजूद धूल के कणों, परागकणों और अन्य अशुद्धियों को छानकर फेफड़ों में जाने से रोकते हैं और शुद्ध हवा को ही अंदर जाने देते हैं। इसके बाद प्रश्न, कोविड-19 के समय हम सभी ने मास्क पहने, सामान्यतः वे किस सामग्री से बने होते हैं? आपके मुंह और नथुनों यानी नाक को ढकने में मास्क की क्या भूमिका है? इसका उत्तर है जो मास्क है वो आमतौर पर गैर बुना हुआ पॉलीप्रोपिलीन या कपड़े के कई परतों से बने होते हैं। मास्क मुंह व नाक को ढककर श्वसन बूंदों को रोकता है और यह स्रोत नियंत्रण करता है और सांस के साथ आने जाने वाले बड़े कणों को फिल्टर करता है, जिससे संक्रमण फैलने की संभावना कम होती है। इसके बाद प्रश्न, आपको आलू, नमक और लकड़ी के बुरादे का मिश्रण दिया गया है। इस मिश्रण के प्रत्येक अवयव को अलग करने के लिए चरणबद्ध प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करें। इस मिश्रण को अलग करने के लिए चरणबद्ध प्रक्रिया इस प्रकार है: बड़े कणों को हटाना, मिश्रण को मोटी छलनी से छानकर लकड़ी के बुरादे को अलग कर लेना। उसके बाद नमक घोलना, बचे मिश्रण में पानी मिलाएं और हिलाएं ताकि नमक घुल जाए। आलू अलग करना, मिश्रण को थोड़ी देर बैठने दें और आलू हाथ से या छलनी से निकाल लें। इसके बाद नमक प्राप्त करना, बचा हुआ नमक युक्त पानी गर्म कर वाष्पित करें और बचा हुआ ठोस नमक को अलग कर लें। फाइनल सफाई, यदि आलू पर सूक्ष्म बुरादे के कण रहते हैं तो पानी से इसे धोकर सुखाया जा सकता है।
दैनिक जीवन में पृथक्करण की विधियां, इस पाठ पर आधारित कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर जो अक्सर परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न है कि हस्तचयन क्या है, यह कब उपयोगी होता है। इसका उत्तर है किसी ठोस मिश्रण में से हाथ द्वारा अवांछित पदार्थों को अलग करने की प्रक्रिया हस्तचयन कहलाती है। यह कणों के आकार, रंग और आकृति के अंतर के आधार पर किया जाता है। जब पृथक किए जाने वाले कण कम मात्रा में हों और सहजता से उठाए जा सकते हों तब यह विधि ज़्यादा कारगर होती है। प्रश्न, थ्रेशिंग किसे कहते हैं। इसका उत्तर है पूलों से अनाज के दाने पृथक करने की प्रक्रिया थ्रेशिंग कहलाती है। इसमें पूलों को लकड़ी के लट्ठे से पीटकर दाने अलग किए जाते हैं। आजकल इस कार्य के लिए थ्रेशर मशीनों या फिर कंबाइन का उपयोग किया जाता है। प्रश्न है कि उसाई यानी विनोइंग क्या है। इसका उत्तर है मिश्रण में से भारी और हल्के अवयवों को हवा या फूंक मारकर अलग करने की विधि उसाई विधि कहलाती है। इसमें अनाज और तूड़ी को लेकर हवा की दिशा में हिलाया जाता है जिससे हल्की तूड़ी उड़ जाती है और भारी अनाज नीचे गिर जाता है। प्रश्न है कि चालन विधि का उपयोग कब किया जाता है। इसका उत्तर है जब दो या अधिक ठोसों के मिश्रण के अवयवों के कणों के आकार भिन्न होते हैं तब चालन विधि का उपयोग किया जाता है। इसमें चालनी के छिद्रों से छोटे कण निकल जाते हैं और बड़े कण चालनी में रह जाते हैं, जैसे कि आटे से हम चोकर को अलग करते हैं। इसके बाद समुद्री जल से नमक कैसे प्राप्त किया जाता है। इसका उत्तर है समुद्री जल को गड्ढों में रखा जाता है जहां यह धूप और हवा के संपर्क में आता है। कुछ दिनों के पश्चात जल वाष्पित होकर उड़ जाता है और ठोस नमक रह जाता है। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। प्रश्न है अवसादन और निस्तारण में क्या फ़र्क है। इसका उत्तर है अवसादन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस और द्रव के मिश्रण में भारी अवयव नीचे बैठ जाता है। निस्तारण वह प्रक्रिया है जिसमें बर्तन को तिरछा करके ऊपर का स्वच्छ द्रव धीरे धीरे दूसरे बर्तन में उड़ेल दिया जाता है। प्रश्न है कि निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन क्या है। तो इसका उत्तर है यह वह प्रक्रिया है जिसमें मिश्रण को चालनी, कपड़े या फिल्टर पत्थर से छानकर ठोस और द्रव को अलग अलग किया जाता है। द्रव छिद्रों से निकल जाता है और ठोस कण रुक जाते हैं, जैसे चाय से चाय की पत्तियां अलग करना। प्रश्न, मथना क्या है, इसका उपयोग कहाँ होता है। इसका उत्तर दही को मथनी से मथकर मक्खन और छाछ अलग करने की प्रक्रिया मथना कहलाती है। इस प्रक्रिया में हल्का होने के कारण मक्खन ऊपर तैरता और छाछ नीचे रह जाती है। प्रश्न, चुंबकीय पृथक्करण किसे कहते हैं। इसका उत्तर है चुंबक का उपयोग करके चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों को पृथक करने की विधि चुंबकीय पृथक्करण कहलाती है। लोहा चुंबकीय पदार्थ है जो चुंबक की ओर आकर्षित होता है। इसका उपयोग लकड़ी के बुरादे से कीलों को अलग करने के लिए किया जाता है। प्रश्न, थ्रेशर मशीन क्या कार्य करती है। इसका उत्तर है थ्रेशर मशीन पूलों से तूड़ी और अनाज के दानों को अलग करने के उपयोग की जाती है। ये मशीनें थ्रेशिंग और उसाई दोनों कार्य एक साथ करती हैं जिससे समय और श्रम की बचत होती है। प्रश्न है कपड़े के टुकड़े से निस्यंदन कैसे किया जाता है, फिल्ट्रेशन कैसे किया जाता है। इसका उत्तर है कपड़े के टुकड़े की बुनाई में धागों के बीच छोटे छोटे रंध्र या छिद्र होते हैं। इन छिद्रों का उपयोग मटमैले जल को छानने के लिए किया जाता है। प्राचीन काल से ही लोग इस पद्धति का उपयोग करते आ रहे हैं। प्रश्न है कि फिल्टर पत्थर का उपयोग कब किया जाता है। इसका उत्तर है यदि जल एक बार छानने के बाद भी गंदा है तो शुद्धियाँ फिल्टर पत्थर का उपयोग करके अलग की जा सकती हैं। फिल्टर पत्थर में अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो बहुत छोटे कणों को भी रोक लेते हैं। प्रश्न है आयुर्वेद में वाष्पीकरण का उपयोग कैसे किया जाता है। इसका उत्तर आयुर्वेद में औषधीय पौधों की जड़ों, पत्तियों, फूलों या बीजों को छाया में सुखाया जाता है। इस प्रक्रिया में अतिरिक्त जल वाष्पीकरण हो जाता है जिससे औषधि का महत्वपूर्ण भाग उसके गुण बच जाते हैं। प्रश्न है उद्योगों में चुंबकीय पृथक्करण का उपयोग कैसे किया जाता है। इसका उत्तर है पुनर्चक्रणकर्ता
अपशिष्ट के ढेर से लोहे की वस्तुओं को अलग करने के लिए विद्युत चुंबक का उपयोग करते हैं। क्रेन में लगे चुंबक से अनुपयोगी लोहे की कतरनों को अपशिष्ट सामग्री के ढेर से अलग किया जाता है। प्रश्न है, पृथक्करण की विधियों का दैनिक जीवन में क्या महत्व है? इसका उत्तर है, पृथक्करण की विभिन्न विधियां हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनका उपयोग खाना पकाने, अनाज साफ करने, जल शुद्ध करने और औद्योगिक कार्यों में किया जाता है। ये विधियां हमारे जीवन को सुविधाजनक और स्वच्छ बनाती हैं। We hope you found the video informative. Please like and share it. Subscribe to the Fair Notebook channel. Thank you for watching. अगले पाठ का वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करें और सभी पाठों के लिए फुल प्लेलिस्ट पर क्लिक करें।